नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। G20 के कुछ ही दिन बाद देश में डिजिटल स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भव अभियान शुरू होगा। इसके तहत गांवों को एक नई पहचान मिलेगी। इन गांवों के नाम के साथ आयुष्मान भी जोड़ा जाएगा और यह नई पहचान गांव की सीमा पर दिखाई देगी, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि इस गांव में स्वास्थ्य जांच से लेकर ई-संजीवनी के जरिए डॉक्टर की सलाह, टीकाकरण और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा सभी का लाभ घर बैठे लिया जा रहा है। राज्यों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इसके तहत अंगदान और रक्तदान शिविर का आयोजन भी होगा। अंगदान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800114770 की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अभी करीब 50 से 55% स्वास्थ्य योजनाएं ही डिजिटल मंच से जुड़े हैं। सभी योजनाओं को एक साथ लाने का मकसद है कि देश के सभी नागरिकों तक आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य योजनाएं पहुंच सके। उम्मीद जताई है कि सेवा पखवाड़ा के जरिए गांवों को डिजिटल बनाने की पहल को काफी समर्थन मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निदेशक ने बताया 2.50 लाख से ज्यादा गाँवों के लिए स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया जाएगा, जो न सिर्फ प्रत्येक गांव में आयुष्मान सभा करेंगी बल्कि हर घर जाकर लोगों से बातचीत भी करेंगी। इनके पास मौजूद टैबलेट के जरिए रियल टाइम डाटा अपलोड होगा, जो दिल्ली में मौजूद डिजिटल स्वास्थ्य कक्ष तक पहुंचेगा। इस अभियान के जरिए सबसे पहले गांव डिजिटल हो जाएगा। दूसरा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के सभी लाभार्थियों तक सरकार की पहुंच होगी। तीसरा, इस गांव में टीबी, मलेरिया, डेंगू और अन्य गैर संचारी रोगों को लेकर एक वास्तविक स्थिति का पता भी चलेगा। आगे चलकर इन्हीं गांवों को मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा छात्रों द्वारा गोद दिया जाएगा। एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर तक अभियान पूरा होने के बाद भी गांवों का दौरा जारी रहेगा। सभी राज्यों से ऐसे गांवों का चयन करने के लिए कहा है जिन्हें कम समय में डिजिटल सेवाएं दी जा सकती है। साथ ही एक दूसरी सूची में अंतिम छोर या फिर दुर्गम स्थलों को शामिल किया है। प्रयास है कि अगले 6 से 7 माह में अधिकांश गांवों को आयुष्मान नाम की पहचान दिलाई जा सके। अनुराग कश्यप बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर हैं। अनुराग को शोबिज की दुनिया के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक समसामयिक मुद्दों पर भी बेबाकी से राय रखते देखा जाता है। कई बार अनुराग के बयान से विवाद खड़े हो जाते हैं। अब अनुराग कश्यप ने विराट कोहली के खराब प्रदर्शन पर ट्रोल हो रही अनुष्का शर्मा को सपोर्ट करते हुए उनका पक्ष लिया है। तो चलिए जानते हैं कि अभिनेत्री ने क्या कहा है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड के भीतर एकता और अनुष्का शर्मा द्वारा उनके पति विराट कोहली के क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करने पर की गई आलोचना पर अभिनेत्री का पक्ष लिया है। अनुराग ने कहा है कि लोग उसी को नीचे गिराते हैं जो सफल होता है। अनुराग ने यह भी कहा कि आलोचना केवल बॉलीवुड के लिए ही नहीं है, यहाँ तक कि क्रिकेट खिलाड़ियों को भी इसका सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुराग ने कहा, लोग जिन्हें आगे बढ़ाते हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है। अगर विराट कोहली आज शतक नहीं बनाते हैं तो वह उनकी आलोचना करेंगे और अनुष्का शर्मा को इसमें खींच लेंगे। इस देश में हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट है। अनुराग ने आगे कहा, आप जहां भी जाएं, हर कोई जानता है कि क्रिकेट कप्तान कौन होना चाहिए, फिल्म स्टार कौन होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, कौन क्या होना चाहिए। हर कोई सब कुछ जानता है। जो भी बहुत ऊपर दिखता है हम उसे नीचे गिराते हैं। यहाँ के लोग इसी चीज में सबसे आगे हैं और एक समय के बाद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुराग कश्यप अजय शर्मा की फिल्म हड्डी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगे। साथ ही फिल्म निर्माता अपनी फिल्म कैनेडी की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर
प्रदेश सरकार दुग्ध आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क व बाह्य विकास शुल्क से छूट या राहत सहित कई अतिरिक्त लाभ देने जा रही है। इसके लिए दुग्धशाला विकास व दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्व संहिता के नियमों के तहत कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में उपयोग तथा प्रोजेक्ट के बीच पड़ने वाली आरक्षित श्रेणी की भूमि में श्रेणी परिवर्तन पर लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने की योजना है। इसी के तहत शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग परिवर्तन व बाह्य विकास शुल्क में रियायत देने की तैयारी है। दुग्ध नीति 2018 के तहत निवेश करने वाले उन निवेशकों को अनुदान व रियायतें देने की भी व्यवस्था की जाएगी जिन्होंने तय समय में निवेश किया लेकिन लाभ के आवेदन पर कार्रवाई हो उसके पहले नई नीति आ गई और मंजूरी नहीं मिल पाई। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि दुग्ध विकास विभाग ने 2022 की नीति में संशोधन के लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संबंधित विभागों से इस पर राय लेकर कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। नीति में संशोधन कर इस तरह लाभ देने का प्रस्ताव, यदि कोई परियोजना कृषि भूमि पर स्थापित की जानी है तो कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलना पड़ेगा। इसके लिए निर्धारित सर्किल रेट पर भूमि के मूल्य का 1% शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क माफ किया जाएगा। परियोजना के लिए ली जा रही भूमि के बीच यदि चकरोट जैसी आरक्षित श्रेणी की भूमि आती है तो इसका श्रेणी परिवर्तन करना पड़ता है। इसके लिए सर्किल रेट के 25% के बराबर श्रेणी परिवर्तन शुल्क देना पड़ता है। श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क होगा। आवास विकास परिषद का विकास प्राधिकरण यूपीसीडा, यूपीडा व अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में कृषि भूमि पर लगने वाले उद्योग के लिए भूमि उपयोग का रूपांतरण शुल्क लिया जाता है। उस भूमि के सर्किल रेट के मूल्य का 20% शुल्क लिया जाता है। इसमें 50% कमी का प्रस्ताव है। प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना पर संबंधित प्राधिकरण बाह्य विकास शुल्क लेते हैं। यह शुल्क भूमि के क्षेत्रफल पर प्रति वर्ग मीटर के अनुसार होता है। इसमें 75% छूट देने का प्रस्ताव है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब भारत बनाम इंडिया के मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश का नाम बदलने की स्थिति से पहले करना ये चाहिए था कि जब विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा था तभी उस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या फिर कानून लाकर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। अब दोनों ही इस पर राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी गठबंधन देश के नाम पर अपना नाम न रखे, इससे देश की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ ठीक नहीं। यह जो कुछ भी हो रहा है वह सत्ता और विपक्ष जानबूझकर कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के नाम इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत कर दी है। इसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से इतना डर गई है कि अब देश का नाम बदल देना चाहती है, जबकि संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हो सकती हैं, पर उन्होंने अभी तक इसमें खुद को दूर रखा है और सभी विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच प्रस्तावित है। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक विश्व स्तरीय टेम्पल म्यूजियम बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। मंदिरों का यह अनूठा संग्रहालय 50 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 4 स्थानों पर जमीन तलाशी है। दिल्ली में हुई बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी चर्चा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने अयोध्या विजन के कार्यों की भी जानकारी ली। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कमिश्नर व डीएम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी टेम्पल म्यूजियम के निर्माण की अनुमति मिल गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। इसके अलावा जिले से कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री आवास पर शाम 6 बजे से शुरू हुई ये बैठक 1 घंटा 10 मिनट चली। अधिकारियों ने अयोध्या में चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी पीएम के समक्ष प्रस्तुत की। बैठक में अयोध्या में टेम्पल म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव पर पीएम व सीएम दोनों ने मुहर लगा दी है। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए नया घाट से गुप्तार घाट के बीच जमीन देखी गई है। ब्रह्माकुंड गुरुद्वारा के पास भी एक जमीन चिन्हित की गई है। साथ ही नव अयोध्या योजना में भी जमीन देखी जा रही है। जहाँ जमीन चिन्हित की जाएगी, वहाँ की मिट्टी की क्षमता जानने के बाद काम शुरू होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संग्रहालय में मंदिर के विभिन्न पहलुओं जैसे उसके डिजाइन, निर्माण आदि को प्रदर्शित करने वाली अलग अलग दीर्घाएं होंगी। इनमें देश के प्रसिद्ध मंदिरों की विशिष्टताओं और वास्तुकला को चित्रों और भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। संग्रहालय में मंदिरों के प्राचीन मॉडल भी होंगे। डीएम ने कहा कि इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और इसकी विरासत के बारे में जागरूकता लाना है। रामनगर में एक विश्व स्तरीय टेम्पल म्यूजियम बनाने के प्रोजेक्ट को सबसे पहले अमर उजाला ने प्रकाशित किया था। 24 जून 2022 को दिल्ली से आई इतिहासकारों की एक टीम ने इस योजना को लेकर रामनगरी सर्वे किया था। टीम ने गुरुद्वारा ब्रह्माकुंड के पास और अन्य 2 अन्य स्थानों पर इसके लिए जमीन भी देखी थी। इसके साथ उसने स्थानीय इतिहासकारों से भी इस योजना को लेकर चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुए थे, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का भी ध्यान रखते हैं। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कोई 6 सितंबर तो कोई 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार बता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जन्माष्टमी की सही तिथि क्या है। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:48 बजे आरंभ होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम में 4:14 बजे होगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र पूरी रात्रि विद्यमान रहेगा। ज्योतिषविदों की माने तो इस साल गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। ज्योतिषविदों का कहना है कि इस साल गृहस्थ जीवन के लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त भी 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा। आपको बता दें, जन्माष्टमी पर सामान्यतः बालकृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, संतान के लिए बालकृष्ण की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और धन प्राप्ति के लिए कामधेनु गाय के साथ विराजमान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र और चंदन की सुगंध से भगवान का श्रृंगार करें। इसमें काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी दल भी डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कुछ जगहों पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। जन्माष्टमी की सुबह स्नान करके व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करें और सात्विक रहें। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उसे पहले दूध, फिर दही, फिर शहद व शक्कर और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद कान्हा को जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाला व्यक्ति इस दिन काला या सफेद वस्त्र धारण न करे। मनोकामना के अनुसार मंत्र जाप करे, प्रसाद ग्रहण करे और दूसरों में भी बांटे। केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। एक देश एक चुनाव से लेकर इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने तक विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे संसद के विशेष सत्र में एजेंडे पर जानकारी मांगी है। संसद के विशेष सत्र पर
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पार्टी संसद की विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम जनता की परेशानियों को सभी के सामने रखें। हर पार्टी अलग अलग मुद्दे को सामने रखने के लिए कोशिश करेगी। तमिलनाडु की मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने सनातन धर्म के बयान के बाद से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनके बयान पर देश भर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस बीच एक बार फिर उदयनिधि ने अपने बयान का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने अपनी बात के पक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। उदयनिधि ने यह दावा भी किया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भेदभाव के कारण ही उन्हें नहीं बुलाया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जारी तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम परिसर में बनाया गया यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर एक लघु भारत की तस्वीर को जीवंत करेगा। इसमें देश के कोने कोने से नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार भी पहुंचने वाले हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधियों की मेजबानी के इंतजाम को बेहद बारीकी से जाना है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर यहाँ हर तरह की सुविधा जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मीडिया लाउंज, कियोस्क आदि का इंतजाम किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सशक्त तंत्र है और खासकर ग्लोबल साउथ के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर ने बताया कि G20 देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों के बीच भविष्य में DPI को प्रभावी ढंग से लागू करने के तौर तरीके पर अभूतपूर्व सहमति बनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब भारत बनाम इंडिया के मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश का नाम बदलने की स्थिति से पहले करना यह चाहिए था कि जब विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा था तभी से उस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या फिर कानून लाकर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। अब दोनों ही इस पर राजनीति कर रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 FM ध्वनि का उद्घाटन उपराज्यपाल ने किया। इसके लिए उन्होंने विवि प्रशासन को भी बधाई दी और संतोष व्यक्त किया। अन्य पहले की तरह सामुदायिक रेडियो भी छात्रों और समुदाय के हितों की सेवा में मदद करेगा। एलजी ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय के पिछले 2 वर्ष महत्वपूर्ण रहे क्योंकि डिजाइन यूआई डिग्री जैसी कई उपयोगी पहल शुरू की गई है और यह भारत में शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलने में काफी मदद करेगी। पर्यटक बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छोटा इमामबाड़े का बृहस्पतिवार को दीदार नहीं कर सकेंगे। चेल्लुम के अवसर पर बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा, शाही हम्माम और पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। हुसैनाबाद एवं संबद्ध ट्रस्ट के सचिव एवं अपर जिलाधिकारी नगर पूर्ति अमित कुमार ने 7 सितंबर को ऐतिहासिक इमारतों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आज यूनिवर्सल पिक्चर्स ने साल की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया है। डेविड गार्डन ग्रीन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 6 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का ट्रेलर आपको एक खौफनाक दुनिया की झलक दिखाता है। द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का ट्रेलर दर्शकों को रोमांचित कर देने वाला है। फिल्म की कहानी 2 बच्चियां एंजेला और उसकी दोस्त पर आधारित है। स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां एक दिन जंगल में गायब हो जाती हैं और जब वापस आती हैं तो अपनी याददाश्त खो चुकी होती हैं। दोनों बच्चियों के अंदर शैतानी आत्माएं प्रवेश कर चुकी होती हैं और उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। फिल्म के ट्रेलर में ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने गांव थुराना में जनसंवाद कार्यक्रम में गांव ढाणा पहुंचे जहां लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं सीएम ने डीएसओ वीरेंद्र को सस्पेंड भी किया क्योंकि वह गांव ढाणा में उपस्थित नहीं थे। इस दौरान स्टेडियम में खेल के सामान की मांग को लेकर लोगों ने सीएम से पूछा था सवाल। इसके साथ ही युवती ने पुलिस भर्ती का मामला भी उठाया और कहा कि उनका नाम वेटिंग में है। जो बायोमेट्रिक में गैर हाजिर रहे उनकी जगह वेटिंग वालों को भर्ती कर रहे हैं। बीते एक पखवाड़े में चीनी की कीमतों में 3% से अधिक की वृद्धि के साथ कीमतें 6 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में व्यापारियों और उद्योग जगत के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि देश के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण घबराहट की स्थिति बनी है, जो आगामी सीजन में उत्पादन में गिरावट का संकेत देती है। अगर ऐसा होता है तो त्योहारों के पहले चीनी की कीमतों पर इसका असर दिख सकता है। टमाटर और प्याज की कीमतों में राहत मिलने के बाद अब चीनी के बढ़ते भाव लोगों की परेशानी फिर से बढ़ा सकते हैं। फिल्म आर्ट्स और श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है। मुथैया मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनके उसी रिकॉर्ड से प्रभावित फिल्म के निर्देशक MS श्रीपति ने उनकी बायोपिक फिल्म का नाम 800 रखा है। मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया। इस अवसर पर सचिन तेंदुलकर और श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन एक दूसरे की खूब तारीफ करते नजर आए। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा कि हमारी और मुथैया मुरलीधरन की सबसे पहली मुलाकात साल 1993 में हुई थी। तब से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में लगातार हैं और आज भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पठान के बाद अपनी फिल्म जवान से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म को लेकर फैंस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं शाहरुख खान भी इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरीके से प्रचार में जुटे हैं। फिल्म के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए कहा जा सकता है कि जवान बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर आने वाली है। यह फिल्म 7 सितंबर यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के चलते फिल्म की कमाई पर असर देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि G20 के दौरान दिल्ली के कुछ सिनेमाघरों को बंद किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। वरिष्ठ नागरिक ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। वह घर से वोटिंग कर सकेंगे। इस बार कुल 5.52 करोड़ वोटर नई सरकार चुनेंगे। 18.86 लाख वोटर 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भोपाल में बुधवार को निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव तैयारियों की समीक्षा पूरी हो गई है। आयोग के पदाधिकारियों ने 3 दिनों तक अलग अलग स्तरों पर बैठकें की। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का कहना है कि मौजूदा भारतीय कोच राहुल द्रविड़ उन महान बल्लेबाजों की सूची में शामिल है जो उनकी गेंद को पकड़ने का तरीका नहीं ढूंढ सके थे। मुरलीधरन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत के कई महान बल्लेबाज जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर उनकी गेंद को पकड़ लेते थे, लेकिन द्रविड़ ऐसा नहीं कर सके थे। मुरलीधरन ने अपने जीवन पर बनी फिल्म 800 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा कि वह सचिन तेंदुलकर मेरी गेंद को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते थे, लेकिन ज्यादा खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते थे। ब्रायन लारा भी इसमें सफल रहे थे, लेकिन वह भी मेरी गेंदों को हिट नहीं कर सके थे। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही 18 सितंबर को पुराने भवन में ही शुरू होगी। हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को नए संसद भवन में संसद की पहली कार्यवाही होगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। बता दें कि इसी साल 28 मई को PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और इसे देशवासियों को समर्पित किया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड के समय तैयार किया गया था। संसद का विशेष सत्र बुलाने के साथ ही इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार नई संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देकर नया इतिहास रचने की कोशिश कर सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक कार्यक्रम में इस बात का समर्थन कर इन संभावनाओं को बल दे दिया है। ऐसे में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भारत राष्ट्र समिति BRS नेता के कविता ने देश के 47 बड़े राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर महिला आरक्षण के मुद्दे का समर्थन देने का अनुरोध किया है। संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में पारदर्शिता बनाए रखें। उनका कहना है कि देश को अंधेरे में न रखा जाए। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित करने के लिए PM मोदी को पत्र लिखेंगी। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 9 सितंबर में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूरोप दौरे के लिए गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारत प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को भारत की यात्रा पर आएंगे। G20 सम्मेलन के दौरान अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो ट्रेन से पहुंच सकते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर
रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। एक ट्रेन बुधवार व दूसरी बृहस्पतिवार को चलेगी। वापसी की दिशा में ट्रेनें दिल्ली के लिए 9 और 10 सितंबर को चलेंगी। गतिशक्ति स्पेशल ट्रेन सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जंक्शन, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी व उधमपुर के रास्ते चलेंगी। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे सूर्य न्यूज 24। अब दिन भर की देश दुनिया व अपने आसपास की खबर को देखने के लिए सुबह का इंतजार क्यों? सब्सक्राइब कीजिए सूर्य न्यूज 24 चैनल और देखिए अपने आसपास व देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर।